आवाज आ रही है? ओके, अभी भी काफी लोग नहीं आए हैं। चलो ठीक है, काफी देर वेट कर लिया, स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या होता है ना। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली क्या बताता है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसका लोकेशन जानना है तो हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन, azimuthal quantum number also known as subsidiary quantum number denoted by small l, magnetic quantum number denoted by m subscript l, and spin quantum number denoted by m subscript s, right? उसमें से तीन जो स्टार्टिंग के तीन है, दैट इज प्रिंसिपल, azimuthal एंड मैग्नेटिक, are discovered or are in relation as per the स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव किए हुए हैं ये तीन। जबकि चौथा जो है या मैक स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, वो याद रखना है। ठीक है, फिर मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, है ना। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नंबर्स क्या हो सकते हैं? दैट इज 1 2 3 एंड नॉर्मल इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और उनके सिंबल्स आपको पता ही है, के एल एम एन। ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें क्या आइडिया देता है, वो हमें क्या बताता है? एक तो हमें क्या बताएगा, वो शेल के बारे में आइडिया बताएगा। ठीक है, वो हमें शेल के बारे में, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सा क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है, इसके साथ ही वो आपको साइज के बारे में भी बताने वाला है। और नॉर्मल सी बात है, साइज के बारे में भी बताएगा ही, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज बढ़ती है, तो उससे रिलेट हो सकता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था अजीमुथल क्वांटम नंबर्स के बारे में। अजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि एल की वैल्यू जो भी होती है, हाँ, अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में आइडिया देता है वो पहले पता होना चाहिए, दैट इज सबशेल्स, है ना। सबशेल्स के बारे में बताता है, तो कौन सा नंबर कौन से सबशेल के बारे में बताता है वो भी पता होना चाहिए। तो 0 1 2 एंड 3। 0 जो है वो एस सबशेल के बारे में, 1 पी, 2 डी के बारे में, और 3 एफ के बारे में बताता है। म्यूट करो। ठीक है, तो ये सब आइडिया होनी चाहिए आपको कि अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल्स के बारे में आइडिया देने वाला है। अजीमुथल क्वांटम नंबर का अगर कौन सा नंबर आता है तो उसका रिस्पेक्टिव सबशेल कौन होगा। तो 0 एस को बताता है, 1 आया तो पी, 2 आए तो डी, 3 आए तो एफ, है ना। इसके अलावा आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर्स और क्या बताता है? शेप ऑफ द सबशेल के बारे में भी बताता है ना। शेप के बारे में भी बताता है, जैसे कि एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है? डम्बल। डी का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल। एंड एफ का शेप मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लेक्स या फिर डिफ्यूज होता है। ठीक है, आपके लेवल पे आपको इतना याद रखना है कि डिफ्यूज होता है। ठीक है, इतना बताया था मैंने आपको।
फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कैसे फाइंड करते हैं, बताइए आपको। गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए l की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। तो अगर आपको n फॉर एग्जांपल ऐसे हाइपोथेटिकली 3 दिया है, तो l की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0 to 2, तो क्या क्या आएगी, 0, 1 एंड 2, है ना। 0 क्या इंडिकेट करेगा s, 1 क्या इंडिकेट करेगा p, 2 क्या इंडिकेट करेगा d। इसका मतलब है कि n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल टू 3 क्या इंडिकेट करता है, थर्ड शेल। इसका मतलब है कि थर्ड शेल के अंदर कितने सब शेल होने वाले, 3। इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था, बहुत इजी होता है, जितने जो आपका शेल का नंबर होगा, जो आपका शेल का नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल्स होते हैं, है ना। जैसे आपका शेल का नंबर 1 है तो उसके अंदर एक ही सब शेल है s, है ना। सेकंड सब शेल, सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, शेल सब शेल ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। अगर मैं सेकंड शेल की बात करूँ, सेकंड शेल की यानी n इज इक्वल्स टू 2 की, तो उसके अंदर सब शेल्स भी कितने हैं, 2, s और p, है ना। मैं अगर थर्ड शेल की बात करूँ तो उसके अंदर सब शेल भी कितने हैं, 3, दैट इज s p d, है ना, जो आपके सामने ये है ना। अगर मैं फोर्थ शेल की बात करूं यानी n इज इक्वल्स टू 4 की, तो उसके अंदर सब शेल भी कितने होने वाले हैं, 4, एंड दे आर s p d एंड f रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो बहुत इजी होता है, अगर आपको n की वैल्यू देख के, जो n की वैल्यू होगी उतने ही सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बता दिया था मैंने आपको, है ना। यहाँ तक ये भी हो गया था, इनफैक्ट मैग्नेटिक पे भी पहुंच गए थे हम लोग। तो पहले तो बताओ, इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना क्लियर है, रिवाइज किया था क्या, पहले ये बताओ। मैं फिर भी हर लेक्चर में पहले आपको रिकैप देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ही लोग का मैसेज आ रहा है, पर ठीक है। कितने लोग हैं, 36। ओके, तो डी ब्लॉक में ओरिएंटेशन नहीं होता, होता है ना, किसने बोला नहीं होता है, अभी तक आना है, होता है ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद मैंने आपको फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स पे गए थे हम। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी मैंने आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किसके बारे में बताएगा, सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। तो लाइन वाइज जाना है, एटम के अंदर सबसे पहले शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स, है ना। तो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताने वाला है, ऑर्बिटल्स के बारे में। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, ध्यान से सुनो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, -L2 + L, -L2 + L। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास L की वैल्यू जो है वो 2 है, समझो L की वैल्यू 2 है, तो मेरे M की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू आएगी -22 + 2, -22 + 2। और आपको पता है 2 करस्पॉन्ड्स टू D, 2 करस्पॉन्ड्स टू D सबशेल। इसका मतलब है कि D सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, हमें यहाँ से पता चल गया। -22 + 2 कितने नंबर होते हैं, 5, 5। इसका मतलब है कि डी सबशेल के अंदर, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। कितने ऑर्बिटल्स होने वाले हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर मैंने एल की वैल्यू 1 ले ली, एग्जांपल मैंने एल की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है, एल की वैल्यू 1 ले ली, तो एल इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड्स टू विच सबशेल, पी सबशेल, करस्पॉन्ड्स टू पी सबशेल, राइट। उसके लिए m की वैल्यू कैसे निकालोगे, -1 to +1, -1 to +1 कितने नंबर आ जाएंगे, 3। इसका मतलब है कि p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। और उनके मैंने नाम भी बताया था आपको, px, py एंड pz, px, py एंड pz। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें स्पेशली pz जो 0 है, 0 वो pz को करस्पॉन्ड करता है। बाकी +1 -1 आप कोई भी ले सकते हो, px भी ले सकते हो, py भी ले सकते हो, इट्स ओके, ठीक है। बट स्पेशली इफ दे आर गिविंग यू, स्पेशली अगर वो लोग आपको बोल रहे हैं कि m, स्पेशली आपको वो लोग बोल रहे हैं कि m जो है उसकी वैल्यू 0 आई है, ठीक है, और l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है p सबशेल है, और m 0 है, तो आपको वो पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा ऑर्बिटल है,
एग्जैक्ट कौन सा ऑर्बिटल है? pz ऑर्बिटल है, ठीक है। जबकि अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता कि l इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू +1 है, तो आपको पता है l इक्वल टू 1 करस्पॉन्ड्स टू p सबशेल, है ना, p सबशेल। और फॉर l इक्वल टू 1 m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -1 टू -1 टू +1, तो +1 है ये। अब वो लोग पूछेंगे आपको कि ये +1 कौन से ऑर्बिटल को बताता है, तो ऑब्वियसली +1 जो है वो कौन से ऑर्बिटल को बता सकता है? वो px के बारे में भी बता सकता है और py के बारे में भी बता सकता है, हमें थोड़ी पता कौन है वो। बट IUPAC ने बोल रखा है स्पेशली कि पीज, अगर वो लोग जीरो, अगर m की वैल्यू आपको जीरो दे तो आप फिक्स रखो, दैट इज pz, दैट इज pz। अगर +1 और -1 बोल दे तो हमें नहीं पता कौन है वो प्लस वो px भी हो सकता है और py भी हो सकता है। क्लियर है? इतना समझ में आया मैंने क्या बताया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अभी देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ तक ही पढ़ाया था इनफैक्ट आपको, अभी आगे डी के बारे में पढ़ते हैं। वही अभी जस्ट बताया भी था वैसे तो, बट फिर भी समझो अगर आपके पास एल की वैल्यू 2 है, अगर, अच्छा उसके पहले ये भी बताना था कि एम आपको क्या क्या बताता है। एम आपको ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट, ऑर्बिटल्स। और किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ओरिएंटेशन के बारे में, है ना। और किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ओरिएंटेशन। जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एस के पास तो कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस का शेप ही स्फेरिकल है, और स्फीयर का कोई ओरिएंटेशन थोड़ी होता है। स्फीयर का कैसे ओरिएंटेशन हो सकता है? आप कैसे बोल सकते हो कि स्फीयर इज प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस और स्फीयर इज प्रेजेंट इन वाई एक्सिस? इट्स नॉट पॉसिबल, थ्री डायमेंशनल है वो, है ना। तो इसीलिए एस का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता। बट अगर पी की बात करें तो पी में पी के एल की वैल्यू क्या होती है? 1। उसके हिसाब से एम की वैल्यू क्या क्या आई थी? -1 0 +1। तो उससे कितने ऑर्बिटल्स जनरेट हुए थे? 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये उनकी ओरिएंटेशन भी बता रहा है ना। पी एक्स का मतलब क्या होगा कि उसके जो लोब्स होंगे वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग होंगे? पी एक्स, है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। पी वाई क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो पी के लोब्स होंगे वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, एंड सो ऑन, है ना। वैसे ही अब डी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समझो अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी? एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -L2 + L, राइट। तो वैल्यूज कितने आ जाएगी? -2 टू +2, -2 टू +2। तो -2 टू +2 कितने होंगे? 5 नंबर हो गए। इसीलिए एल इक्वल टू 2 करस्पॉन्ड्स टू डी ऑर्बिटल, सॉरी डी सबशेल, है ना। तो इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल्स। इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल्स। अब ये 5 ऑर्बिटल्स के नाम भी सुनो इसके पास, इसीलिए डी के लिए हमेशा याद रखना, डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होता है। इतना तो आपको क्लियर है। अब मैं आपको स्पेशली डी के बारे में कुछ स्पेशल बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई पूछे कि डी जो सबशेल है, डी जो सबशेल है उसमें कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपके पास डी सबशेल है, डी सबशेल, अगर कोई भी आपकी क्लास में आए और अगर आपको पूछे कि डी सबशेल के अंदर कितने, आपके हिसाब से? आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर आपको क्लास में आके ऐसे पूछे कि डी सबशेल के पास कितने ऑर्बिट कितने टाइप्स के और कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? okay? और कोई एक आंसर आया? आवाज आ रही भी है कि नहीं? 10.6 कैसे? मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको? दो लोगों ने आंसर दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि डी सबशेल में कितने टाइप्स के ऑर्बिटल, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं? तो क्या आंसर है आपका? सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया है। कुछ भी बोलो चलेगा, बट रिप्लाई तो करो। ओके, आंसर इज 2, ठीक है।
क्योंकि यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। मेरा क्वेश्चन सुना था आपने, कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने कितने नंबर नहीं पूछे, है ना, कितने होते नहीं पूछे, मैंने बोले कितने टाइप के होते हैं, तो आंसर इज 2। ठीक है, अब ये 2 कहाँ से आया फिर, तो ध्यान से सुनो। इसीलिए हमेशा साइंस में एक ही चीज होती है, साइंस में स्पेशली एमसीक्यूज में यही चीज का ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्या बोल रहे हो लोग। मेरे को पता था यहाँ पर काफी लोग 5 बोलेंगे, इसीलिए तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, और मैंने सोचा काफी लोग इसमें 5 आंसर देंगे। जिन्होंने भी 5 दिया अच्छी बात है, आंसर तो किया, बट कुछ लोग तो रिप्लाई नहीं करते, वो एक वो है प्रॉब्लम। बाकी ठीक है, 5 लोग जिन्होंने भी बोला चलेगा मुझे, मैं वही आपकी गलती सुधारने के लिए तो आपको ये सब बता रहा हूँ। ओके, 2 कैसे आया मैं बताता हूँ। एक्चुअली डी सबशेल जो होते हैं उसके पास 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, टाइप, हाँ 2 टाइप, कौन से 2, एक्सियल एंड प्लेनर, एक्सियल एंड प्लेनर। तो अगर आपको कोई पूछे कि डी के पास कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, आंसर इज 2 टाइप्स। कौन से वो 2 टाइप हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड प्लेनर ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड प्लेनर ऑर्बिटल्स। अब एक्सियल में कितने होते हैं, एक्सियल में होते हैं 2 और प्लेनर में होते हैं 3, और इन 2 को मिला के होते हैं 5। तो वो लोग नंबर पूछे तो आंसर इज 5, टाइप पूछे तो 2, एक्सियल एंड प्लेनर, एक्सियल एंड प्लेनर। अब इनको एक्सियल और प्लेनर क्यों बोलते हैं वो भी सुनो। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक्सियल और प्लेनर ऑर्बिटल्स होते हैं डी के पास। ठीक है, एक्सियल कितने होते हैं, 2, प्लेनर कितने होते हैं, हाँ प्लेनर होते हैं 3। ठीक है, 1 मिनट, हाँ अब देखो ये कैसे आया। जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी डी के जो सबशेल होता है उसका शेप क्या बताया था मैंने आपको, डबल डम्बल। अब डबल डम्बल ध्यान से सुनो, एक्सियल जो मैंने आपको बताया, एक्सियल कितने हैं, एक्सियल मैंने आपको 2 बताया। क्यों एक्सियल 2 है, उनके नाम सुनो पहले तो। उनके नाम है, एक पहला नाम है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। बहुत लोग इसको माइनस पढ़ते हैं, ये माइनस नहीं है, बोलते तो भी चलेगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल का नाम है, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड है ना, वैसे डी ऑर्बिटल का नाम है ये, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। काफी लोग इसको माइनस भी पढ़ते हैं, चलता है, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोलोगे तो चलेगा, नाम से पता चलता है डी एक्स और वाई है। तो इसका जो शेप है वो कैसा, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पर है, इसके जो लोब है वो किधर है, एक्सिस पर। ऐसा इसका शेप है, इसका शेप ऐसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। प्लीज अभी स्क्वायर के मतलब बारे में मत पूछना, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ एक्स और वाई कहाँ से, एक्स और वाई दिखा तो समझ जाओ कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसके लोब्स है। क्यों इसको एक्सियल बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस के अलोंग, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस के अलोंग, तो मतलब इसका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है, इसका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस है, इसीलिए इसको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिटल, एक्सियल में 2 थे तो दूसरा दूसरा है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसका शेप देखो कुछ अजीब ही है, यूनिक। इसका शेप ऐसा है, पहली बात तो हम बोलते हैं कि डी के अंदर कितने लोब होते हैं, डबल डम्बल होता है, राइट, डबल डम्बल होता है, बट डी जेड स्क्वायर के अंदर एक ही लोब होता है, सॉरी आई मीन टू से एक ही डम्बल होता है, यानी 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, अब इसको जेड स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एक्सिस है, जिस एक्सिस में इसके लोब है वो जेड एक्सिस है, वो जेड एक्सिस है। तो फिर सोचो कि इसमें और पी जेड में क्या डिफरेंस हुआ, है डिफरेंस। डी जेड स्क्वायर के पास एक रिंग होती है यहाँ पर, डी जेड स्क्वायर के पास यहाँ पर एक रिंग होती है ऐसा, तो ये परफेक्ट शेप है किसका, डी जेड स्क्वायर का, डी जेड स्क्वायर का। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो रिंग है, रिंग जो डी जेड स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट है, वो कौन से प्लेन में है, वो कौन से प्लेन में, कोई बता सकता है मुझे, कौन से प्लेन में है। मैंने बोला प्लेन, तो लॉजिक सी बात है, बहुत ही लॉजिक सी बात है नंदिनी। प्लेन, प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, एक्स कैसे बोल सकते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन, प्लेन समझो, प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, तो हमेशा 2 एक्सिस होगी उसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो एक लाइन होती है, एक प्लेन होता है और एक क्यूब होता है, राइट, आप स्कूल से सीख रहे हो, लाइन इज 1 डायमेंशनल,
है ना। प्लेन इज 2 डायमेंशनल और क्यूब और जो भी हम अभी अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आता है। जब कभी भी हम कोई 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं हमें 3 एक्सेस में उसे बताना होता है। जब कभी भी हम लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई लाइन बोल रहे हैं, तो वो हमेशा 1 एक्सेस में ही रिप्रेजेंट हो सकती है। मैं प्लेन पूछ रहा हूँ, ये जो, सोचो, दिमाग लगाओ अपना, ये जो रिंग है ये कौन से प्लेन में होनी चाहिए, सोचो सोचो, दिमाग लगा सकते हैं ऐसे अपने अपने इमेजिन करो ना इसको। जेड एक्सिस में लोब है और रिंग अगर उसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल है, आपने सही बोला हॉरिजॉन्टल नंदनी, हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल है, बट कौन सा प्लेन है वो बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सिस बताओ। आई थिंक समझ नहीं आ पाया। एक्स एक्सिस, फिर एक्सिस बता रहे, एक्सिस के फॉर्म में बताना है, एक्स एक्सिस कैसे हो सकता है, प्लेन है ना, प्लेन, प्लेन नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इमेजिन करो कि आप जब अभी आप पढ़ रहे हो राइट मोबाइल, तो आप क्या करो, इमेजिन करो एक लाइन है आपके सामने एकदम, और उस लाइन पे एक लोब है, राइट, उस लाइन पे लोब है और वो जेड एक्सिस है, वो जेड एक्सिस है, और उसमें हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली बीच में एक रिंग है, हॉरिजॉन्टली एक रिंग है जिसको आप हाथ ऐसे रख के देख सकते हो, जैसे यहाँ पे रिंग है ना वैसे आप अपना हाथ रखो ऐसे। अब सोचो वो हाथ कौन से एक्सिस में होना चाहिए, अगर आपके एकदम वर्टिकली, वर्टिकली अगर जेड एक्सिस है तो जहां आपने हाथ प्लेस किया है वो कौन सा प्लेन होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन। आई होप समझ में आया। ये देखो ये रिंग ये कौन से प्लेन में है, ये कौन सा प्लेन होगा, ऑब्वियसली ये वाली कौन सी, ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स, तो ये वाली कौन सी एक्सिस होनी चाहिए, ये वाली कौन सी एक्सिस होनी चाहिए, वाई। तो जो रिंग है वो कौन से प्लेन में है, मैं वो पूछ रहा था। आई होप आपको समझ में आया। इट इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, इट इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इमेजिन कर पाए हो। अब क्लास में होता, क्लासरूम में तो बता पाता अच्छे से। ठीक है, कभी भी कोई आपको प्लेन पूछे तो आपको दो एक्सिस को साथ में जोड़ के बताना होता है, वो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो आंसर है इसका एक्स वाई प्लेन, ये आंसर है इसका। ऑब्वियसली जेड एक्सिस यूटिलाइज हो चुकी है, तो प्लेन ऑब्वियसली कौन सा बचा, एक्स वाई प्लेन। तो रिंग इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इन डी जेड स्क्वायर द रिंग इज प्रेजेंट इन विच प्लेन, आंसर इज एक्स वाई प्लेन। तो सिंस आप ये देख सकते हो कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ये वाला भी देखो लोब, ये भी एक्सिस के अलोंग है, इट इज आल्सो अलोंग द एक्सिस, कौन सी एक्सिस, जो भी एक्सिस है तो अलोंग द एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एक्सियल ऑर्बिटल, इट इज आल्सो एक्सियल ऑर्बिटल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक्सियल हो गए खत्म, अब हमारे प्लेनर ऑर्बिटल्स, प्लेनर ऑर्बिटल्स। अब देखो इनमें क्या है, बहुत सिंपल है। पहला है डी एक्स वाई, सिंपल, प्लीज म्यूट। कहाँ से आवाज आ रही, डी एक्स वाई। अब देखो वापस कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ध्यान देना। आप अभी डिफरेंस आराम से देख सकते हो कि जब मैंने डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बनाया था तो वो एक्सिस के अलोंग था, वो एक्सिस के अलोंग था, इसीलिए उसको डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर बोलते हैं। जबकि ये देखो इसमें भी मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही ड्रॉ की है, बट डिफरेंस देखो ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये इन बिटवीन द एक्सिस है और एक ही प्लेन में है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्लेनर ऑर्बिटल। तो आप आराम से सोचो या आप आराम से बता भी सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एक्स वाई, डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। dxy is a planar orbital, dxy is a planar orbital, it is present in between the axes, while dx square dash y square is an axial orbital which is present or whose lobes, orbitals lobe are present along the axis, present along the axis x and y। ये आपका प्लेनार डी एक्स वाई हो गया। अब सिंपली ऐसी सब है,
तीन टाइप के हो सकते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। तो उसके हिसाब से आप बनाओ। समझो अभी मैं आई जेड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको जेड एक्सिस ले लूंगा, इसको वाई एक्सिस ले लूंगा, है ना। वापस लोब्स बना दिए मैंने। लोब्स आप एक्सिस पे बना ही नहीं सकते क्योंकि प्लेनर ऑर्बिटल है। ये हो गया मेरा डी एक्स वाई, क्योंकि मैं यहाँ जेड एक्सिस तो ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं कर सकता, थ्री डायमेंशनल है, तो मैं ऑब्वियसली ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, है ना। लास्ट कौन सा बचा, एक्स जेड। एक्स जेड मैं क्या करता हूँ, आप पूरा ड्रॉ करना, मेरी तरह तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। हो गया एक्स जेड, ये डी एक्स जेड हो गया। तो ये हो गए तीन प्लेनार ऑर्बिटल्स। इनका ओरिएंटेशन अलोंग द प्लेन, इसका ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस है और इन सिंगल प्लेन है, ये एक ही प्लेन में है, इसलिए इनको प्लेनार ऑर्बिटल्स बोलते हैं। किसी ने बोला था कि डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन नहीं होते हैं क्या, किसने बोला था, ये उनका क्वेश्चन था। डी ब्लॉक में ओरिएंटेशन नहीं होता, विनायक, अभी आपको क्लियर है। ये रहा डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये टोटल डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स और उनके ओरिएंटेशंस। 5 ऑर्बिटल्स, टाइप कितने हैं, 2, एक्सियल एंड प्लेनार। एक्सियल में कितने हैं, 2, प्लेनार में कितने हैं, 3, ठीक है। तो अभी पूरा नटशेल में अगर मैं पूरा आपको एक साथ क्लासिफिकेशन बताऊं, तो डी ऑर्बिटल्स कुछ ऐसा होता है, डी ऑर्बिटल, सॉरी डी ऑर्बिटल नहीं लिख सकते, डी सबशेल, डी सबशेल 2 टाइप के होते हैं, है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सियल, प्लेनार। एक्सियल वापस कितने टाइप के, 2 टाइप के। कौन से, पहला है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसके बाद वाला डी जेड स्क्वायर। प्लेनार में 3, पहला है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। हो गया, समझा। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल, इस तरह से ये सारे डी के ऑर्बिटल्स भी पता चल गए और आपको उनके ओरिएंटेशंस भी पता चल गए। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाला। अगला आगे एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें इसका यूज है, इसमें उसका यूज है, ठीक है। तो ये हो गया डी सबशेल के बारे में और उनके ओरिएंटेशन के बारे में, ठीक है। सिमिलरली अब एफ की बात करते हैं। क्या पूछा आपने, 1 मिनट। हाँ, वही फिर डेंसिटी अलोंग द एक्सिस ना, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वही आंसर है इसका। हाँ पैर में, पैर तो वही पैर ही हुआ ना, ये पैर ही हुआ ना, पैर ही हुआ ना, ये 2 है ना, इसलिए पैर हुए। ऐसा पूछ रहे हो क्या, अभी क्वेश्चन एग्जैक्टली पता होना चाहिए, तो आप, ये दोनों 2 है ना इसलिए पैर हो गए, और क्या। आप किस सेंस में पूछ रहे हो। आपने बोला है, कौन से डी ऑर्बिटल पैर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस रहती है, यही है, यही तो पैर है। या फिर कुछ और सेंस में पूछ रहे हो तो क्वेश्चन बताओ मुझे, या क्वेश्चन भेजो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन भेज देना मुझे बाद में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा L इज इक्वल्स टू 3। अगर L इज इक्वल टू 3 है, तो आपको पता है L इज इक्वल टू 3 करस्पॉन्ड्स टू F सबशेल। तो उसके लिए M की वैल्यू कैसे निकालोगे, -3 टू +3। तो अब वो नंबर्स में लिखने नहीं वाला हूँ, आपको पता है कितने नंबर्स आने वाले हैं, 7। इसीलिए F के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स, और उनके नाम। आपको F का ओरिएंटेशन नहीं करना है, क्योंकि F का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका
शेप जो है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स, या फिर आप बोल सकते हो डिफ्यूज वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसका ओरिएंटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी नाम भी देखो कॉम्प्लेक्स है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें डी तक याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से नट शेल में हमें ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हमें किस केस के बारे में बता रहा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, साथ में उसके ओरिएंटेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम कैसे फाइंड किया जाता है, -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। ठीक है, इतना समझ में आपको आना चाहिए। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, अब ये वाली लाइन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाला कॉलम अभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन मतलब कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है। अभी अपना पूरा दिमाग लगा सकते हो आप पूरा रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, एक ही सबशेल होगा, एक ही सबशेल होगा। कौन सा सबशेल होगा, एस, एस है ना, और एस के, एस अकेला ही होता है ना। एस के अंदर, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। उसके लिए एम निकालने जाओगे तो एम की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। इसका मतलब एक ही वैल्यू है, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल भी है। मतलब फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर सब शेल भी कितना है, एक, और ऑर्बिटल भी कितना है, एक। सिमिलरली अब n इक्वल टू 2 में जाओ, जब आप n इक्वल टू 2 की बात करोगे तो n इक्वल टू 2 में, दिमाग लगाओ अभी, n इज इक्वल टू 2 में l की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि n इक्वल टू 2 के अंदर सबशेल कितने होंगे, दो सबशेल। कौन से दो सबशेल, एक s और एक p, है ना। सेकेंड शेल के अंदर, मेरी बातें ध्यान से सुनना और समझ में आए तो मुझे बता देना, नहीं समझ में आए तो भी बता देना। सेकेंड शेल के अंदर सबशेल कितने होंगे, दो। कौन से दो सबशेल, s और p। s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, हमें पता है। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, n इक्वल टू 2 में टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, s का एक और p के तीन, तो टोटल कितने हो गए, 4, 4। इस तरह से तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन सकता है, n²। सिमिलरली अब थर्ड देख लो, 3 के अंदर, थर्ड शेल के अंदर कितने सबशेल होंगे, तीन सबशेल, तीन सबशेल। कौन से, एस पी डी, एस पी डी। एस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। पी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन। डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ऐड करो सबको, कितना आया, 9, 9। सिमिलरली फोर्थ की भी वही कहानी आने वाली है, फोर्थ में भी वही होने वाला है ना। फोर्थ के पास कितने सबशेल होंगे, 4 सबशेल होंगे। 4 सबशेल कौन से, एस पी डी एफ। अब वापस वही सोचो, एस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल, एफ के पास 7 ऑर्बिटल। सबको जोड़ो अच्छे से, 1 प्लस, है ना, सबको जोड़ोगे तो कितना आने वाला है, 16। तो इसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n², n²। इसीलिए बोला था ये जो कॉलम है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, और अभी आपको मेरे ख्याल से एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर यहाँ पर अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे और ऑर्बिटल की बात क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर आएगा, n²। पर अगर वही क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताओ, तो आंसर क्या आएगा, 2n²। क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। आप बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 32। तो आप इसी कॉलम को, ये जो टेबल इन्होंने एग्जाम में यहाँ पे बुक में ड्रॉ किया है, इसी के बाजू में एक और कॉलम बनाना और ऊपर लिख लेना अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अलाउड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके नीचे फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2n², 2n²। क्लियर है, समझ में आया क्या बोला मैंने ये सब। किसी को डाउट है तो बताओ यहाँ पर। मेरी आवाज नहीं जाती क्या आप लोग को, ऐसा कुछ इश्यूज है, लेट जाती है, ऐसा भी है क्या, रिप्लाई नहीं है कोई भी, जब तक रिप्लाई मिलता नहीं मैं आगे भी नहीं बढ़ता।
ये एक रिप्लाई है, बाकी लोग या तो नेटवर्क इश्यूज है, कुछ तो है, लेट जाता है। ओके, बट मैसेज कर दो ताकि मुझे मैसेज मिल जाए एक बार, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये सारी कहानी अभी मैग्नेटिक तक खत्म हुई, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने स्क्रॉडिंजर ने ये सब बता दिया था, इतनी सारी चीजें स्क्रॉडिंजर ने बता दी थी, ठीक है। तो ओके ओके ओके, डायग्राम, मैं जो डायग्राम बना तो वो 2 मिनट बाद आता है, मतलब ये अभी ड्रॉ किया मैंने, ये आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? लेट आता है? अच्छा, अभी आया। 2 मिनट बाद आता है कम से कम, मतलब अभी स्क्रीन पे कुछ ही नहीं दिख रहा है आप लोगों को? अरे बाप रे, ओ शिट, मतलब तो फिर तो मुझे बोलो आप, फिर मैं थोड़ी देर ज्यादा देर रखूंगा, वरना तो पता चला मैंने बनाया मिटा दिया, आपको दिखेगा ही नहीं। तो ऐसा भी हुआ है क्या कि वो मिटता भी लेट है? ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों को सब समझ में तो आ रहा है ना? बट ठीक है, चलो, मेन वही है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाकी तो कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा, जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के मुताबिक नहीं दिया गया, स्क्रॉडिंजर ने नहीं दिया है। इसीलिए याद रखना, जब कभी भी स्क्रॉडिंजर के बारे में या फिर आप कभी भी देखोगे ना, तो ऐसा लिखा रहता है साई। आपको पता है साई कौन से इक्वेशन में आया था? स्क्रॉडिंजर। तो स्क्रॉडिंजर का जब कभी भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया देंगे ना, तो वो लोग ऐसे ही लिखते हैं साई, और फिर बाजू में लिखते हैं एन कॉमा एल कॉमा एम, इन तीनों की वैल्यूज लिखी होती है। मतलब अभी समझो ऐसा लिखा हुआ है साई 2 2 0। हालांकि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हटा देते हैं ये। ऐसा डायग्राम आया क्या आप लोगों के स्क्रीन पे? कुछ दिख रहा है? ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरह से दिया रहता है, ठीक है, इस तरह से दिया रहता है, इन इस तरह से वो लोग प्रेजेंट करते हैं। तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये 2,1,0 लिखा है, इसका मतलब है एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एल की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और एम की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो आपको बताना आना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में पूरा ड्रॉ कर सकता हूँ। सेकंड है तो 2 लिख दिया, L1 लिखा है, इसका मतलब